भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। याद रखिएगा, न तो ये संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उसकी या उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह उसके पश्चात प्रयत्न पद धारण करता है। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 165 में वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न बना रहता है। महाधिवक्ता के कार्य: राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। दूसरा, विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है में बिना मताधिकार बोलने व भाग लेने का अधिकार है। महाधिवक्ता को वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा, जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्थता होगा। यानी इस हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। इसकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए हैं, यह इस बात की संपरीक्षा करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं को भी लेखा परीक्षण करता है, जैसे स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं। अनुच्छेद 151(1) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल को देता है, जिसे वह उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। पहला है विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। दूसरा वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266(1) भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व जैसे आयकर, निगम आयकर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, ट्रेजरी बिल जारी करके लिया गया ऋण
आंतरिक एवं बाह्य ऋण, दिए गए ऋण की अदायगी से प्राप्त राशि आदि की एक निधि है जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। संचित निधि में से कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाली या व्यय की जा सकती है, अन्यथा नहीं, अनुच्छेद 114(3) के तहत। अतः विनियोग विधेयक को हर हालत में नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ 1 अप्रैल से पहले पारित करा लेती है, किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बजट प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले संपन्न नहीं हो पाती है। इसके लिए जब तक बजट प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, उस दौरान व्यय के लिए लेखानुदान पारित कर धन की व्यवस्था की जाती है। यानी लेखानुदान सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित होता है, जो बजट प्रक्रिया पूरी न होने के चलते व्यय की व्यवस्था करने के लिए पारित किया जाता है। लेखानुदान का प्रावधान स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की सरकारों के द्वारा किया जा सकता है। चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले और नई सरकार के गठन होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है। लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच अंतर यह है कि लेखानुदान पारित करने का कारण व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय एवं प्राप्तियों दोनों का विवरण होता है। अंतरिम बजट सामान्य बजट से इस रूप में अलग होता है कि उसे चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन तक की अवधि के लिए किया जाता है। आगे नई सरकार अपने हिसाब से बजट प्रस्तुत करती है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्न हैं: राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता और अन्य व्यय, राज्यसभा सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता तथा पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता तथा पेंशन। ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या पंचाट, कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद निधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करें। भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की विधियां, संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए अनुच्छेद 112 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। दूसरा, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। भारत की संचित निधि से राशि तभी निकाली जा सकती है जब इसके लिए विनियोग विधेयक को पारित करा लिया जाए। तीसरा, अनुपूरक अनुदानों तथा लेखा अनुदानों का प्रावधान। अनुपूरक अनुदानों एवं लेखा अनुदानों के माध्यम से भी लोक वित्त पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। अनुपूरक अनुदान की मांग को उस समय सरकार के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है जब कभी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सरकार को यह अनुभव होता है कि पहले स्वीकृत किया गया अनुदान उस प्रयोजन के लिए अपर्याप्त है। इसी प्रकार जब 1 अप्रैल से पूर्व सरकार विनियोग विधेयक पारित नहीं करा पाती तो सरकार लेखानुदान के माध्यम से तब तक के खर्च का प्रबंधन करती है जब तक कि पुनः विनियोग विधेयक न पारित करा लिया जाए। ऐसा सामान्यतः चुनावी वर्ष या लोकसभा के विघटन होने की स्थिति में होता है। चौथा, संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। संसद में वित्त विधेयक के द्वारा भी लोक वित्त पर नियंत्रण रखा जाता है। वित्त विधेयक को बजट सत्र में विनियोग विधेयकों के साथ साथ पारित किया जाता है। भारत की आकस्मिकता निधि 267 अनुच्छेद। संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित करने की शक्ति देता है। यह निधि भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 ईस्वी द्वारा गठित की गई है। यह निधि कार्यपालिका के व्यवनाधीन है। जब तक विधानमंडल अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है, तब तक समय समय पर अनवेक्षित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधियों से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो, यह समुचित विधानमंडल विनियमित करेगा।
संविधान में संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। पहला है साधारण विधि द्वारा। संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। पहला, नए राज्यों का निर्माण। याद रखिएगा, पहला नए राज्यों का निर्माण। दूसरा, राज्य क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन। और तीसरा, संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृत आवश्यक हैं। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन के प्रमुख विषय हैं। पहला, राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो कि अनुच्छेद 54 में है। दूसरा, राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्यपद्धति, जो कि अनुच्छेद 55 में है। तीसरा, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। चौथा, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। पांचवां, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। छठवां, संघीय न्यायपालिका। सातवां, राज्यों के उच्च न्यायालय। आठवां, संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध। 7वीं अनुसूची का कोई विषय। 10वां, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। 11वां, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध। ये सारी चीज़ें संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधित हो सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसे याद रखिएगा, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। न्यायपालिका, इसमें सबसे पहला है सर्वोच्च न्यायालय। भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी। बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 की गई। तदुपरांत 1960 ईस्वी में यह संख्या पुनः बढ़ाकर 14 की गई। 1978 ईस्वी में 18 की गई। 1986 ईस्वी में 26 हो गई और केंद्र सरकार ने 21 फरवरी 2008 ईस्वी को उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 करने का फैसला किया। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 प्रति माह व अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 प्रति माह वेतन मिलता है। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ हैं, जो कि 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक
2696 दिन तक थे। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह हैं, जो 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक कुल मिलाकर 17 दिनों तक ही पद पर थे। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL याद रखिएगा लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती थे। PIL जब आया था तो PN भगवती भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। इसका मतलब कि कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार: प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यह निम्न मामलों में प्राप्त है। पहला, भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में। दूसरा, भारत संघ या कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में। तीसरा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं: संवैधानिक, दूसरा दीवानी और तीसरा फौजदारी। तीसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। चौथा है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। पांचवा है अभिलेख न्यायालय। संविधान का अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका आशय यह है कि इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। छठा है मौलिक अधिकारों का रक्षक। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा लेख और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। अनुच्छेद 145(3) में है। उच्च न्यायालय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 231 के तहत वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा, असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र,
गोवा, दादर और नगर हवेली और दमन दीव और पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है अनुच्छेद 217 के तहत। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं: भारत का नागरिक हो, दूसरा कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है। 65 वर्ष प्रस्तावित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। यहाँ पे उच्च न्यायालय हैं और अधिकारिता और उनसे संबंधित स्थान यहाँ पे दिए गए हैं। एक बार इन्हें देख लेते हैं। पहला है कलकत्ता। इसकी स्थापना हुई थी 1862 में। राज्य क्षेत्र और अधिकारिता हैं पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मूल स्थान है कोलकाता में। खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर में। दूसरा है बम्बई, 1862 में स्थापित हुआ था। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तीनों के तीनों 1862 में स्थापित हुए थे। और बम्बई का राज्य क्षेत्र अधिकारिता है महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव। मूल स्थान है मुंबई और खंडपीठ है नागपुर, पणजी, औरंगाबाद। अगला है मद्रास, 1862 ईस्वी में स्थापना हुई थी। तमिलनाडु और पुदुचेरी। मूल स्थान है चेन्नई, खंडपीठ है मदुरई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो कि 1866 में बना था, उत्तर प्रदेश में है और इलाहाबाद में मूल स्थान है इसका और लखनऊ इसकी खंडपीठ है। कर्नाटक 1884 में स्थापित हुआ था। कर्नाटक राज्य क्षेत्र है और बंगलुरु मूल स्थान है। पटना 1916 में, बिहार में और पटना में मूल स्थान है। उड़ीसा 1948 में उड़ीसा में है और ये कटक इसका मूल स्थान है। गुवाहाटी 1948 में इसके अंतर्गत राज्य क्षेत्र हैं असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। गुवाहाटी मूल स्थान है और इसके खंडपीठ है कोहिमा, आइजोल और ईटानगर। अगला है राजस्थान। 1950 में राजस्थान राज्य क्षेत्र है। जोधपुर मूल स्थान है और जयपुर इसकी खंडपीठ है। आंध्र प्रदेश 1954, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हैदराबाद में है ये। मध्य प्रदेश 1956, मध्य प्रदेश और जबलपुर इसका मूल स्थान है। ग्वालियर और इंदौर में खंडपीठ है। केरल 1956, यानी मध्य प्रदेश और केरल दोनों 1956 में स्थापित हुए थे और केरल राज्य क्षेत्र है, अधिकारिता है केरल और लक्षद्वीप की। एर्नाकुलम मूल स्थान है। जम्मू कश्मीर का 1957 में जम्मू कश्मीर है। श्रीनगर मूल स्थान है और जम्मू खंडपीठ है। गुजरात 1960 में, गुजरात का 1960 में स्थापित हुआ था। गुजरात मूल स्थान, गुजरात क्षेत्र राज्य क्षेत्र है और अहमदाबाद इसका मूल स्थान है। दिल्ली 1966 में, दिल्ली का 1966 में दिल्ली ही स्थान है और दिल्ली मूल स्थान भी है। पंजाब व हरियाणा 1966 में इसके अंतर्गत हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और चंडीगढ़ इसका मूल स्थान है। हिमाचल प्रदेश 1971 में, हिमाचल प्रदेश राज्य क्षेत्र में और शिमला इसका मूल स्थान है। सिक्किम 1975 में, सिक्किम में ही है और गंगटोक मूल स्थान है। छत्तीसगढ़ 2000 में, उत्तराखंड भी 2000 में, झारखंड भी 2000 ईस्वी में। तो छत्तीसगढ़ का स्थान छत्तीसगढ़ में है, उत्तराखंड का उत्तराखंड में, झारखंड का झारखंड में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में मूल स्थान है। झारखंड का रांची में मूल स्थान है। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये एक साथ स्थापित हुए थे, लेकिन इनकी डेट्स में थोड़ा अलग है, डेट्स चेंज हैं।
मेघालय और मणिपुर 25 मार्च 2013, दोनों 25 मार्च 2013 को हैं। तो मेघालय का राज्य क्षेत्र मेघालय है और मूल स्थान शिलोंग में है। मणिपुर 25 मार्च 2013 मणिपुर में ही है, इम्फाल इसका मूल स्थान है। त्रिपुरा 26 मार्च मतलब एक दिन बाद 26 मार्च को स्थापित हुआ 2013 में। त्रिपुरा राज्य क्षेत्र है और अगरतला इसका मूल स्थान है। नोट: वर्तमान में ऐसे उच्च न्यायालय जिनकी अधिकारिता में एक से अधिक राज्य आते हैं, ऐसे 4 हैं। यदि केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर लिया जाए तो इनकी संख्या 7 होगी। केरल उच्च न्यायालय 1997 ईस्वी में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। केरल उच्च न्यायालय ने 1977 ईस्वी में सबसे पहले बंद को इसने असंवैधानिक घोषित किया था। लोक अदालत: लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 संशोधन 2002 द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी, पूर्व सुलह और निर्धारण के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता, दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालतों में लंबित सभी कानूनी विवाद मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। कानूनी विवादों को लोक अदालतें मुकदमा दायर होने से पूर्व भी अपने यहाँ स्वीकार कर सकती हैं। लोक अदालत के निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्षों पर लागू होते हैं। यह निर्णय अंतिम होते हैं। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। देश के लगभग सभी जिलों में स्थायी और सतत लोक अदालतें स्थापित की गई हैं। लोक अदालत 5 लाख तक के दावे पर विचार कर सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पदमुक्त किए जाते हैं। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। सेम उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता लेकिन किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। अनुच्छेद 215। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन यहाँ पे दिया हुआ है। राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख, राज्यपाल का 3,50,000, सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का 2,25,000, नियंत्रक महालेखा परीक्षक 2,50,000, मुख्य चुनाव आयुक्त 2,50,000, महान्यायवादी 2,50,000। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार यहाँ पे दिया हुआ है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकार, इच्छा पत्र, तलाक, विवाह, कंपनी कानून, न्यायालय की अवमानना तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन, अनुच्छेद 226 के लिए आवश्यक निर्देश, विशेषकर बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा के लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दिया हो तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील हो सकती है। दूसरा, दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय में उन सब मामलों की अपील हो सकती है जो 5 लाख या उससे अधिक संपत्ति से संबद्ध हों। उच्च न्यायालय पेटेंट और डिज़ाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षकता आदि मामलों में भी अपील सुनता है। उच्च न्यायालय में मुकदमों का हस्तांतरण,
यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है वह विधि के किसी सारगर्भित प्रश्न से संबद्ध है तो वह उसे अपने यहाँ हस्तांतरित कर या तो उसका निपटारा स्वयं कर देता है या विधि से संबद्ध प्रश्न को निपटाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भेज देता है। प्रशासकीय अधिकार। उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदावनति, पदोन्नति और छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची से संबद्ध विषयों में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। उपभोक्ता संरक्षण। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। उपभोक्ता समस्याओं के निपटारे के लिए जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया गया है। जिला फोरम 20 लाख तक के मामलों की, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों की एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1 करोड़ से अधिक कीमत वाले मामलों की सुनवाई करता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट CAT संविधान के अनुच्छेद 323A के प्रावधानों से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT का कैट का गठन 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। कैट का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। कैट का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। अध्यक्ष के अलावा इसमें 16 उपाध्यक्ष एवं 49 सदस्य होते हैं। 16 उपाध्यक्ष और 49 सदस्य होते हैं। ये सदस्य न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं।